आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। टॉपिक और कह सकते हो कि आप जो चैप्टर नंबर 2 है आपका फिजिक्स में, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 9। और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि ये आपके लाइफ का सबसे बेस्ट क्लास होगा व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्स और व्हेन वी टॉक अबाउट लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्लस फोर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 2 में है। चैप्टर 1 आप जरूर कर लीजिएगा, जिसमें हमने गति और मोशन को पढ़ा था, उसको हमने डिजिटल बोर्ड पे करवाया था। बट अब जो वीडियोस होंगे वो आपको मैं टैब पे करवाऊंगा, एकदम लाइन बाय लाइन जितने कंसेप्ट पूछे गए हैं इंक्लूडिंग आपके एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, सब चीज़, एक भी क्वेश्चन बाहर आपके एग्जाम्स में नहीं जाएगा। बस अंत तक वीडियो देखना है और कंप्लीट क्लासेस के लिए इंक्लूडिंग सब सब्जेक्ट प्लस आपका पीडीएफ जो आप ये देख रहे हो, नीचे लिंक है। अगर आप दरोगा देने वाले हो, बिहार पुलिस देने वाले हो, या आपका एफआरओ और कंपनी कमांडर है, अभी भी बहुत समय है, हमसे जुड़ के और अपना आप सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो। ये जो बीपीएससी देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जिस तरीके से मैं समझाऊं बस उस पर आपको फोकस रखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बल का बात करते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, एक्सपेरिमेंट आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल को लेते हुए। सबसे पहले अगर हम लोग बल अगर समझे, फोर्स समझे, तो फोर्स बेसिकली क्या है। तो सिंपल समझिए कि कभी भी अगर दो बॉडी, ये एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है, कभी भी दो बॉडी अगर इंटरेक्ट होता है, कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक बॉडी क्या हो सकता है, दूसरे बॉडी पे क्या हो सकता है, बल लगा सकता है। अब बल ये दो प्रकार के हो सकते हैं, आइदर वो खिंचाव होगा या आपका धक्का होगा, डेट मीन्स पुश होगा या पुल होगा। तो फोर्स बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, बेसिकली ये क्या है, फोर्स को हम बोल सकते हैं, फोर्स जो है एक पुश है या पुल है, खिंचाव है या धक्का है। और ये कब आता है, जब दो बॉडी क्या होता है आपका इंटरेक्ट होता है, मतलब दो बॉडी क्या होता है आपस में इंटरेक्ट होता है, तब ये कंडीशन डेवलप होता है। अब बोलोगे सर दो बॉडी इंटरेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है। जैसे कि देखिए, ये एक लड़का है और ये एक ट्रॉली है, दो बॉडी है, जैसे ही ये सामने आया, इसको क्या किया, ये धक्का दिया। तो फोर्स में दो चीज ही हो सकता है, आइदर वो खिंचाव होगा या धक्का होगा। तो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, आपस में ये दोनों मिले, इसको इन्होंने धक्का दिया, तो ये ट्रॉली को इसने धक्का दिया, तो ये क्या हो गया, ये पुश हो गया, मतलब ये क्या कर रहा है आपका, मतलब ये पुल हो गया, ये धक्का दे रहा है। ये आपका दराज आपने देखा होगा इस तरीके से, ड्रॉर जिसको बोलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं, खींचते हैं। तो यहाँ पुल हो रहा है मतलब खिंचाव हो रहा है, और यहाँ पुश हो रहा है मतलब धक्का हो रहा है। तो बल बेसिकली कुछ नहीं है, बल क्या है, बल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु पर दूसरे वस्तु के साथ परस्पर क्रिया के कारण होता है। जब दो बॉडी, दो वस्तु जब आपस में आते हैं, तो एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी पे जब क्रिया करता है तब बल का डेवलपमेंट होता है। और बल दो तरीके का हो सकता है, खिंचाव या धक्का। वही लिखा हुआ है, फोर्स इज ए पुश और ए पुल एक्टिंग अपॉन ए ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपस में इंटरेक्ट होगा, तो रिजल्ट क्या होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे आपका पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है, और इसी पुल और पुश को हम लोग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ देखिए, जैसे कि ये लड़का, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, दोनों आपस में मिला, इसको ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है। ये ड्रॉर है, जैसे आप इसको खींचते हो दराज को, तो क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा। तो ये सब क्या है, आपका फोर्स को दिखा रहा है। जैसे ये एक लड़की है, ये क्या है, आपका हॉकी बॉल है यहाँ, और ये स्टिक है, ये स्टिक से इसको मारेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको पुश कर देगी, इसको धक्का दे देगी। तो पुश एंड पुल इज ए फोर्स व्हेन टू बॉडी इंटरेक्ट। ठीक है, अब देखो बल का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो सबसे पहले हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने देखा था, हमने ये समझा जो फोर्स जो है बेसिकली, ठीक है, फोर्स तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बट इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, विराम और गति के बारे में पढ़ा था, डेट मीन्स रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है और कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, बल का प्रभाव क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है और कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, उसके अवस्था को अगर परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमें फोर्स का जरूरत पड़ेगा। बोलोगे कैसे, देखो
जैसे कि ये ट्रॉली क्या था, रुका हुआ था, विराम की अवस्था में था, हमने इसको क्या किया, धक्का दिया। धक्का दिया मतलब इसमें हमने फोर्स लगाया। कैसा फोर्स लगाया, हमने इसको पुश किया, दैट मीन्स इसको हमने धक्का दिया। तो क्या हो गया, ये पहले रुका हुआ था तो रुका हुआ से ये चलने लग गया। ठीक है, ये एक हो सकता है। मान लो कि कोई आपका बाइक है, आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, आप बाइक से जा रहे हो या साइकिल से जा रहे हो मान लो, ठीक है, ये क्या है, आपका गति में है और सामने से क्या हो गया, आपका किसी ने रोक दिया, इस साइड से आपको किसी ने रोक दिया। तो क्या हो गया, उसने उस साइड से बल लगाया और साइकिल इधर से बल लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या गया, आप रुक गए, तो उधर से भी क्या हुआ, एक फोर्स लग गया। तो फोर्स का पहला आप ये समझोगे कि ये अवस्था को चेंज कर सकता है, चाहे विराम अवस्था हो चाहे आपका गति हो। ठीक है, यही लिखा हुआ है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, विराम अवस्था या गति में ये आपका अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अब गति में परिवर्तन कर सकता है मतलब ये भी है कि मान लीजिए आप किसी स्पीड से जा रहे थे, अगर पीछे से आपका किसी ने धक्का दे दिया तो गति क्या हो जाएगा, वो आपका और इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड और क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो मोशन क्या कर सकता है, आपका अवस्था को चेंज कर सकता है। ठीक है, दूसरा ये आपका चाल को चेंज कर सकता है। मैंने अभी बताया, मान लीजिए 5 किलोमीटर स्पीड से आप जा रहे थे, पीछे से आपका किसी ने, आपका बड़का ट्रक ने आपको धक्का दे दिया, तो आप और स्पीड से आगे जाके गिरोगे कि नहीं गिरोगे। तो ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल है, बट ये भी एक फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका क्या कर सकता है, ये गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है डायरेक्शन को चेंज। मान लो कि कोई कार इधर जा रहा था, इधर से उसको अगर किसी ने धक्का दे दिया तो ये जो इधर जा रहा था इसका डायरेक्शन इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, डायरेक्शन को ईजिली चेंज। फोर्स क्या है, फोर्स से डायरेक्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो अपन मान लो कि ये आपका बॉक्स इस तरीके से रखा हुआ था, ठीक है, आपने बॉक्स को धक्का दिया तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसका शेप एंड फोर्स से हम लोग शेप एंड साइज, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको आएगा स्टेटमेंट बना के, इसका शेप एंड साइज भी चेंज कर सकते हैं। आप बोलोगे कैसे सर शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं, तो जैसे कि देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने टाना मतलब इसको खींच रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, तो क्या हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। जैसे कि ये बैलून है, बैलून में दोनों साइड से हमने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो क्या हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। तो हमने यहाँ से समझा सबसे पहले बल क्या है, दूसरे बात उसके बाद हमने समझा कि बल से क्या क्या प्रभाव हो सकता है। सबसे पहला अवस्था में चेंज हो सकता है, दूसरा स्पीड में चेंज हो सकता है, तीसरा डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, और चौथा हमने समझा कि शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। यहाँ एक चीज़ आपको समझना है कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, मतलब संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। क्योंकि जब भी अगर कोई संतुलित बल आ जाएगा, ठीक है, तब आपका जो मोशन, मतलब जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपका पोजीशन है, ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो जैसे कि देखो, मान लो आप यहाँ रुके हुए हो, ठीक है, यहाँ से एक फोर्स लगता है, मान लीजिए 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का आपका फोर्स लगा और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, तो क्या ये बॉडी मूव होगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा। तो बैलेंस्ड फोर्स मतलब होता है टोटल फोर्स जो होगा किसी भी एक बॉडी पे, अगर वो 0 हो जाता है तब उसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए हमने यहाँ आपको यही लिखा है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल का जो परिमाण जो है या टोटल जो है आपका वो 0 होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। ये वस्तु की विराम या गति अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, वही लिखा है, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0 द फोर्स इज बैलेंस्ड, डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जब भी हम लोग बैलेंस्ड फोर्स देंगे, याद रखिएगा, जैसे हमने ये एक बॉडी लिया है, ठीक है, बॉडी लिया है, यहाँ से 5 न्यूटन लिया, यहाँ से 5 न्यूटन लिया, दोनों साइड से 5 न्यूटन लिया है, तो क्या ये बॉडी मूव होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये बैलेंस्ड फोर्स है, 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, 5 न्यूटन इधर से लग रहा है। ठीक है, ये इधर खींच रहा है, मतलब धक्का दे रहा है, और ये इधर दे रहा है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है, तो टोटल जो फोर्स इस पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। तो अगर मैं आपको पूछूं कि जो बैलेंस्ड फोर्स होता है, जो संतुलित बल जो होता है, उसमें टोटल फोर्स कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 0 होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो अगर आपका बैलेंस्ड फोर्स, आपका संतुलित बल किसी भी बॉडी पे लग रहा है तो उसके अवस्था में कोई भी चेंज नहीं होगा। आइदर वो क्या हो, विराम में हो, आइदर वो आपका गति में हो, किसी भी स्टेट में बॉडी हो, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे आपका क्या हो, मोशन में हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा जब बैलेंस्ड फोर्स रहेगा। ठीक है, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। देखिए, अनबैलेंस्ड फोर्स के वजह से ही बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, त्वरण आता है। ठीक है, जैसे कि देखो हमने आपको एक यहाँ दिया, ठीक है,
एक ये है, इधर से मैंने लगाया 10 न्यूटन, ठीक है, इधर से लग रहा है आपका 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या होगा, बॉडी क्या होगा, आप टोटल देखिए, असंतुलित बल मतलब होता है किसी भी बॉडी पे टोटल फोर्स जो होगा जब वो जीरो नहीं होता है, ठीक है, टोटल फोर्स जब जीरो नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपका असंतुलित आपका बल हो जाता है। जैसे इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन लग रहा है, तो बचा कितना, 5 न्यूटन, और 5 न्यूटन ये किधर है, तो ये, और याद रखना फोर्स क्या है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो 5 न्यूटन आपका ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यही तो आपको ये समझना है, अगर आपको पूछेगा कि जो बॉडी में अगर एक्सेलरेशन डेवलपमेंट हो रहा है, त्वरण का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस बॉडी पे किस तरीके का फोर्स लगा हुआ है, ऑप्शन में आपका दिया रहेगा बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, बैलेंस अनबैलेंस दोनों। तो आपको याद रखना है त्वरण डेवलप करने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स का लगना बॉडी पे जरूरी है। और अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या होता है, जब बॉडी पे टोटल लगा हुआ फोर्स जो है वो शून्य न हो। जब किसी वस्तु पर लगने वाला, ठीक है, जो टोटल जो बल है वो शून्य से अधिक हो तो वो असंतुलित बल होता है। असंतुलित बल से ही एक्सेलरेशन डेवलप होता है। यहां से ये चीज एकदम दिमाग में कैरी करते हुए जाइएगा, ठीक है। यही थी। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल है, इसको इंग्लिश में भी यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स, क्या लिखा हुआ है, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ग्रेटर देन जीरो, किसी भी बॉडी पे जो टोटल फोर्स है या जो रिजल्टेंट फोर्स है जब वो जीरो से ज़्यादा होगा तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे, असंतुलित बल बोलेंगे, जो आपका त्वरण डेवलप करेगा। जैसे कि देखो ये सब इमेज मैंने बुक से लिया है ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। ये ब्लॉक है, ठीक है, देखो ये धक्का लगा रही है, ये भी धक्का लगा रही है, तो ये तो फोर्स इधर लगा रही और एक नीचे फोर्स लगेगा। बोलोगे सर नीचे वाला कौन सा फोर्स होगा सर, तो यहाँ होता है आपका घर्षण बल, जिसको बोला जाता है आपका क्या, घर्षण बल आपने सुना होगा ना, जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन नीचे जितना उबड़ खाबर होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो ये इधर से लगा रहा है, मान लो कि एकदम चिकना सरफेस है तो जल्दी देखते हो कि क्या होता है, कोई भी बक्सा जल्दी धकेलोगे तो चल जाएगा, पर उबड़ खाबर होगा तो नहीं जाएगा। तो जो उबड़ खाबर वाला एरिया होता है वो ज़्यादा घर्षण बल या आपका फ्रिक्शन डेवलप करता है। अब देखो ये इधर लगा रहा है, ये दोनों फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये इधर लगा रहा है और इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। मतलब ये हो गया कि जितना ये लड़का लड़की फोर्स लगा रहा है उतना ही आपका नीचे से घर्षण बल भी अपोजिट डायरेक्शन, तो ये लड़का लड़की दोनों मिलके लगा रहा है और इधर से उतना ही आपका घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स जो है ये ग्राउंड की वजह से डेवलप लग रहा है। इन दोनों ने बोला ठीक है अब हम लोग थोड़ा और जोर लगाएंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे थोड़ा और जोर लगाएंगे। तो इसने इधर जोर लगाया, ठीक है, और इसने इधर जोर लगाया घर्षण बल ने, बट मूवमेंट किधर हो गया, मूवमेंट आगे की तरफ यहाँ हो रहा है। तो ये है आपका बैलेंस्ड फोर्स, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स, यहाँ मूवमेंट हो गया क्योंकि इन दोनों का फोर्स जो लगाया हुआ था वो आपका घर्षण बल से क्या हो गया, आपका ज़्यादा हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स में क्या होगा, आपका बॉडी में जो पोजीशन में है उसका कोई चेंज नहीं होगा, और विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में है तो गति में आएगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन देखा नहीं जाएगा, त्वरण कोई देखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से देखिए कार्डबोर्ड रखा हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एक टेबल पे, ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, ये क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। द बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन वुडन टेबल। ठीक है, ये जो ब्लॉक है इसे बैलेंस, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर ही लग रहा है, तो कोई मूवमेंट होगा नहीं होगा। तो एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये y मैंने इधर ले लिया, x मैंने इधर लिया, तो फोर्स एफ वाई और एफ एक्स दोनों इक्वल है, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ आपने बल के बारे में पढ़ा, बल का प्रभाव के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है वो आपने पढ़ा। दोनों का आपने समझा कि अंतर क्या होता है, त्वरण जो डेवलप होता है वो अनबैलेंस फोर्स में आपका होता है, आपने वो भी समझा। अब हम लोग आते हैं लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का जो गति का जो नियम है, ठीक है, और जड़त्व क्या है, मतलब लॉज ऑफ मोशन और इनर्शिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूटन का गति का जो नियम है उसमें सबसे पहला नियम, एकदम समझने पे फोकस करना, कुछ भी आपको सब चीज़ लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, न्यूटन का गति का पहला नियम और उसके बाद जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे। देखो दोनों सेम ही, बट देखो इसको समझना कैसे और क्या क्वेश्चन पूछा गया तो वो भी मैं बताऊंगा। न्यूटन का प्रथम जो नियम है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो लॉ, मतलब न्यूटन का जो प्रथम गति का जो प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है, ठीक है, उसको गैलीलियो लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि गैलीलियो ने ही सबसे पहले इनर्शिया के बारे में बताया था।
तो अगर आपको पूछे कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको और किस नाम से जानते हैं, तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। और बीपीएससी में पूछा था कि सबसे पहले चाल, स्पीड को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था। स्पीड, चाल मैंने पिछला चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा है। तो सबसे पहले स्पीड को किसने डिफाइन किया था, परिभाषित किया था, तो गैलीलियो ने ही किया था। तो याद रखिएगा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है आपका लॉ, फर्स्ट लॉ जो है गति का जो पहला नियम है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो का इनर्शिया रूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखो न्यूटन का गति का पहला नियम क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। गति का पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, विराम में है, क्या मैंने बोला कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी क्या है आपका, फिर से अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है, डेट मीन्स गति में है, ठीक है, तो वो गति में ही रहेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। रेस्ट मतलब विराम और मोशन मतलब गति। तो अगर कोई बॉडी अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी गति में है तो गति में ही रहेगा। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। याद रखिएगा क्या मैंने बोला कि जब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल जो है उस पर लगाया ना जाए। ठीक है, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखा होगा। जैसे कि देखो पेड़ में क्या होता है, पत्ता जैसे आप पेड़ को हिलाते हो तो क्या करते हो, उसको एक अनबैलेंस्ड फोर्स दे रहे हो तो पत्ता गिरने लगता है। ठीक है, जैसे आप पर्दा झाड़ते हो या बेडशीट झाड़ते हो तो तुम जोर से फोर्स मारते हो, ठीक है, तो क्या एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो उससे क्या गंदगी बाहर आता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है ये क्या है, जब तक हमने उसको फोर्स नहीं दिया, एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं दिया, तो ना ही पेड़ से पत्ता गिरा और ना ही आपका जो बेडशीट है हमने गंदा जो झाड़ा वो भी उससे बाहर कब आया, जब हमने उसमें फोर्स लगाया, एक अनबैलेंस्ड फोर्स। वही लिखा हुआ है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं लगाया जाता है। एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस ए कंपेल्ड टू चेंज डेट ऑफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ यूनिफॉर्म मोशन बोला है, तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान गति में है, तो एक समान गति में ही रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल नहीं लगता है। एक एक लाइन पढ़ना, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स का बात किया गया है, यूनिफॉर्म एक समान गति का बात किया गया है। ठीक है, दूसरा चीज आता है इनर्शिया क्या है, जड़त्व क्या है। आप देखो जड़त्व क्या है, तो याद रखिएगा भगवान ने क्या किया है, दुनिया में जितना भी बॉडी है, ठीक है, जितना भी बॉडी है, जितना भी वस्तु है, उसका एक भगवान ने क्या दिया, उसके अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी दिया है कि कहता है, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर वो विराम में है, ठीक है, या गति में है, ठीक है, तो उसको चेंज अगर आप करना चाहोगे तो उसको वो अपोज करेगा। क्या करेगा, उसको अगर आप चेंज करना चाहोगे तो उसको वो अपोज करेगा, उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो इनर्शिया, जड़त्व किसी भी वस्तु का वो स्वाभाविक गुण है जो उसकी विराम या गति अवस्था में परिवर्तन को विरोध करता है। तो सिंपल याद रखना, जड़त्व क्या है, एक नेचुरल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का जो उसमें चेंज को क्या करता है, उसमें जो चेंज आता है उसको वो अपोज करता है। अगर वो विराम में है तो अगेन वो विराम में ही रहना चाहता है, और अगर वो गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है। अगर वो आपका मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। ठीक है, ये है आपका जड़त्व। अब जड़त्व से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जड़त्व को जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है, ठीक है, जड़त्व को, तो वो होता है द्रव्यमान यानी कि मास, जड़त्व की माप होती है। याद रखना 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो द्रव्यमान, मास की मतलब द्रव्यमान या मास जो है जड़त्व का माप होती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर ये मान लो कि पहाड़ है, यहाँ से एक बहुत हैवी और एक बहुत छोटा आप क्या पत्थर गिराओ, तो ये बहुत बड़ा पत्थर है, ये बहुत छोटा है, मान लो ये 1 kg का है, ठीक है, और ये 100 kg का है। आप मुझे बताओ कि अगर इन दोनों को आप यहाँ से छोड़ते हो तो कौन ज़्यादा दूर तक जाएगा।
आपको पता है ये जो है हल्का वाला है, थोड़ा दूर जाएगा, हो सकता है यहीं रुक जाए, पर ये जो बड़ा वाला पत्थर है ये चलता जाएगा बहुत दूर जाके, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण ये रुकेगा, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण रुकेगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा बॉडी होगा, जिसके अंदर जितना ज़्यादा मास होगा, मास को हम लोग, मास का यूनिट क्या है, केजी, याद रखना, मास को हम लोग किस में नामते, केजी। और मास कभी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आप यहाँ हो, चाहे किसी भी प्लेनेट पे चला जाओ, किसी भी ग्रह पे चले जाओ, आपका मास चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है, वेट चेंज होता है, भार, याद रखना क्या चेंज होता है, वेट। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, वेट कैसे बनता है, तो m इंटू जी, डेट मीन्स मास में जब आप गुरुत्वाकर्षण त्वरण अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, जैसे कि यहाँ क्या है, वेट क्या होता है, m इंटू जी, एम को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी में लिखते हैं, केजी को अगर हम लोग एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है न्यूटन। तो याद रखना वेट जो होता है, भार जो होता है, ये चेंज होता है, क्योंकि वेट जो है मास इंटू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। मास तो कांस्टेंट है पर जी कांस्टेंट नहीं है। मास का यूनिट होता है केजी और जी का वैल्यू होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए देखो वेट का मैं बात करूं, भार का या फोर्स का, दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम ही होता है, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है, ठीक है। तो न्यूटन को हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मास केजी होता है और जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आया, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा था कि मास चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इनर्शिया का मापन क्या है, तो जितना ज़्यादा जिसमें मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही होगा। यही चीज़ लिखा हुआ है। इनर्शिया क्या है कि इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। अब देखो जो इनर्शिया है, जड़त्व का प्रकार कितने कितने तरीके का हो सकता है उसको देखते हैं। देखो सबसे पहले हो सकता है विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब अगर आप रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहोगे। जैसे कि आप एक बस में बैठे हुए हो, ठीक है, जैसे आप बस में बैठे हुए हो, बस में यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, और जैसे ही बस आगे, मतलब जैसे ही बस स्टार्ट होता है आप पीछे की तरफ झुकते हो। क्यों? क्योंकि आप इस जगह में थे और बस आपको आगे ले जाना चाह रहा है। मतलब पहले आप यहाँ थे, बस आपको यहाँ ले जाना चाह रहा है, बट आप रहना तो यहीं चाहोगे। तो जैसे ही बस स्टार्ट होता है आप पीछे की तरफ झुकते हैं। क्यों? तो याद रखना कि जब बस स्टार्ट हुआ आप पीछे की तरफ झुके, ये कौन सा इनर्शिया है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व है, आपको समझ के रखना है। तो बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झुकना आपको क्या है? ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, विराम का जरूरत है। उसके बाद आता है गति का जरूरत। जैसे कि देखो आप ये बस था, बस में आप बैठे हुए थे, बस चल रहा है, ठीक है, आपका बॉडी भी उसी में है, एकदम गति में है। और जैसे ही बस रुका, ठीक है, बस रुका, मान लो ये था, आप बस के साथ चल रहे थे, बस के साथ जैसे ही बस रुका आप आगे की तरफ झुके। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी जो है उसी मोशन में है, उसी गति में जा रहा है, पर बस तो आपका यहीं रुक गया, तो इसीलिए आप आगे जाना चाह रहे हो, आगे जाना। तो जैसे ही बस में हो, अब बस चल रहा है, बस जैसे ही कि रुका आप आगे की तरफ झुके। तो ये जो कंडीशन है ये सब आ चुका है बीपीएससी में, ठीक है, ऐसे ही नहीं इतना लिख के हम मेहनत किए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि वस्तु का समान गति में बने रहने का गुण है ये, ठीक है। क्या? इनर्शिया ऑफ मोशन। चलती बस के अचानक रुकने पर यात्रियों को आगे की ओर झुकना, ये क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। तो यह विराम का जड़त्व, वस्तु का विराम में बने रहने का और वस्तु का समान गति में बने रहने का, ठीक है, ये दोनों आप समझ गए। एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अपनी गति की दिशा में बनाए रखने का गुण। गाड़ी की तीखी मोड़, अब देखो ये वाला से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखो जैसे कि अगर आप देखते हो कि ठीक है, ऐसे रास्ता ऐसे सीधा सीधा जा रहा था, फिर ऐसे कर्व हो गया, तो गाड़ी जो है, गाड़ी भी ऐसे ऐसे कर्व होता है, तो आप भी गाड़ी की तरफ क्या करते हो? ऐसे 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 झुकते जाते हो। तो जो आपका निचला वाला पोर्शन है वो तो आप देखते होगे कि एकदम सटते जाएगा, मतलब दरवाजा साइड, मतलब खिड़की साइड सटते जाएगा। बट आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तो उसी जगह रहना चाहेगा जैसे कि पहले स्ट्रेट पे चल रहा था। तो ये जो होता है, गाड़ी की तीखी मोड़ पर मुड़ने पर यात्रियों को बाहर की ओर झुकना, आपका मैक्सिमम जो नीचे वाला बॉडी होता है बाहर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि आपका जो मोशन है वो गाड़ी जैसे जैसे मोशन में है, आप भी उसी तरीके से मोशन में हो। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका किसके कारण? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। इसको समझ के रखना कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, दिशा का जड़त्व क्या होता है।
अब कुछ स्पेशल पॉइंट, ठीक है, आप बहुत अच्छे से मैं समझाते हुए चल रहा। अब कुछ स्पेशल पॉइंट देखिए, आपको पूछा जाता है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, इन दोनों से हमें क्या मिलता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं या गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ये हमें फोर्स का डेफिनेशन देता है, फोर्स का परिभाषा देता है। कैसा परिभाषा? तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ जो फोर्स है वो हमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से पता चलता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमें पता चलता है। जब क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है? बल का गुणात्मक परिभाषा जो देता है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ देता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले गति को किसने डिफाइन किया था? तो गैलीलियो ने किया था। और जो आपका न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, जिसमें हम आगे अभी हम लोग बात करेंगे, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है हमें वो क्या देता है? तो याद रखिएगा, बल का, ठीक है, जो आपका क्वांटिटेटिव वैल्यू है या बल का आपका, देखो पहला आपको पूछा जाएगा कि न्यूटन के किस लॉ से हमें, ठीक है, फोर्स का डेफिनेशन मिलता है या क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है या गुणात्मक परिभाषा मिलता है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ से या लॉ ऑफ इनर्शिया से। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि फोर्स का हमें, बल का हमें जो फॉर्मूला है या बल का जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, ठीक है, मात्रात्मक परिभाषा या बल का सूत्र हमें किससे मिलता है? तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से। आपको पता होगा न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अब यहाँ एक एक्टिविटी आपका दिया हुआ है ताकि आप जड़त्व को और समझ पाओ। ये इस पे क्वेश्चंस आपका बना के दे सकते हैं। मैं यहाँ लिख दिया हूँ, इसको पढ़ लेना। मैं यहाँ आपको डायरेक्टली वो करके दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या है कि ये आपका एक ग्लास दिया हुआ है। क्या है? ये आपका एक ग्लास दिया हुआ है, ठीक है। ये एक कोई एक कार्ड है, कार्ड खेलने वाला जो कार्ड होता है, और उस पर क्या रख दिया है? ये एक 5 रुपये का सिक्का रख दिया। अगर इस कंडीशन में अगर इस कार्ड को आप जोर से मारोगे, एकदम फास्ट जोर से मारोगे, तो ये वाला जो आपका क्या है कॉइन है, ये कार्ड के साथ बाहर नहीं फेंकाएगा, ये डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो ये क्या करेगा? ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। आपने फोर्स कहाँ लगाया है? इस कार्डबोर्ड पे लगाया, तो कार्ड बल पे फोर्स पे लगेगा और कार्ड बाहर चला जाएगा, बट ये जो रेस्ट है ये रेस्ट में ही रह जाएगा। ये किसको दिखाता है? ये इनर्शिया को दिखाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसको? आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बनाता है कि जो इनर्शिया है, जो जड़त्व है, जो ये विराम में है, तो ये विराम में ही रहना चाहेगा। एक और एग्जांपल देखिए, ये आपका कैरम बोर्ड वाला दिया हुआ, सब चीज़ मैंने दिया है, ठीक है। अब आगे देखना, मैंने इवन बेहतरीन आपका न्यूमेरिकल भी लिया है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल जो सिर्फ आप बना के आओगे। अब देखो कैरम बोर्ड आपने खेला होगा, ये अंदर वाला का एक जो सबसे नीचे रहता था उसको अब एकदम जोर से मारते थे, तो उस पर आपने फोर्स लगाया तो डायरेक्टली बाहर निकल जाता था और बाकी जो है ये यहीं गिर जाता था। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो ये भी आपका क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो विराम में है ऊपर वाला, तो विराम में ही रहना चाहता है। ये सबको यूज़ करके वो क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। एक और मैं आपको इसका ये समझा देता हूँ, ठीक है। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, इसको आप समझ लो। हो सकता है अगर ये कभी पूछ लिया जाए, ये बुक में दिया हुआ है क्लास 9 में, गैलीलियो इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है? देखो ये एक आपका इधर से ये एक स्लोप है, ठीक है, ये मान लो थीटा पे है, ठीक है। तो ये जो आपका, ये मैं पहला वाला लेता हूँ यहाँ से, ये वाला, ठीक है, इसका भी मान लो ये थीटा पे है। तो गैलीलियो ने बोला कि अगर कोई बॉल, ठीक है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है, अगर मैं कोई बॉल यहाँ से छोड़ता हूँ तो सेम हाइट पे जाएगा। मान लो कि ये हाइट अगर h है तो ये भी आपका h पूरा कवर करेगा। मतलब यहाँ से अगर आप छोड़े हो तो यहाँ तक वो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ से एक बॉल अगर छोड़ते हो तो यहाँ तक जाएगा वो, ठीक है, सेम, इसमें कोई रुकेगा नहीं। मतलब जितना हाइट यहाँ है इतना हाइट यहाँ ट्रेवल करेगा। फिर उसने बोला कि मान लो ये थीटा है, ये थीटा था, तो ये दूसरा मैंने यहाँ से यहाँ लिया, ये थीटा मैंने कम कर दिया, ये थीटा 1 था, मान लो ये थीटा 2 है, तो थीटा 2 जो है आपका कम है किससे? थीटा 1 से। तो देखो अगर फिर आप यहाँ छोड़ते हो तो फिर से ये क्या करेगा? ये फिर से इतना ही हाइट यहाँ कवर करेगा, बट इतना हाइट कवर करने के लिए इसको डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। फिर से हमने क्या कर दिया? थीटा और कम कर दिया। फिर से अगर आप यहाँ से छोड़ते हो तो फिर से ये यहाँ तक जाएगा। मतलब हमेशा जितना आपका यहाँ हाइट है, जितना आपने जितने हाइट से यहाँ छोड़ा है, ये सब कोई नहीं समझाएगा, उतना ही हाइट ये ऊपर दूसरे साइड ये आपका क्या करेगा? कवर करेगा, ठीक है।
क्या करेगा, कवर करेगा। बट यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आप थीटा चेंज करते हो तो इसका ये सेम हाइट ट्रेवल करने के लिए, सेम हाइट h तक जाने के लिए ये क्या करेगा, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लो कि थीटा अगर मैं यहाँ डायरेक्टली मैं एकदम 0 ही कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ से करता हूँ और ये तो क्या करेगा, यहाँ से ड्रॉप करेगा, फिर ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तब तो रुकेगा ही नहीं क्योंकि इसको तो इतना हाइट ट्रेवल करना है, बट ये रुक जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ कंसेप्ट आता है आपका फ्रिक्शन का, घर्षण बल का, कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अगर हमने यहाँ से ये जो ड्रॉप किया है ये हमेशा चलते ही रहता चलते ही रहता, क्योंकि जितना हाइट से ये ड्रॉप किया गया है उतने हाइट तक वो उसको पहुँचना ही है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ से मैंने उठाया डाला तो ये इतना तक जाएगा, असल में ऐसा होता भी नहीं है। क्यों? जैसे कि यहाँ तक आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ तक ही जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फ्रिक्शन आ जाता है। तो ये फ्रिक्शन वाला जो कंसेप्ट है ये हमें कहाँ से निकल के आया? तो गैलीलियो का इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट्स। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अगर हम इसको यहाँ से गिराते और दूसरे साइड थीटा अगर 0 रखते, इंक्लाइंड जो है 0 रखते, तो ये चलता जाता चलता जाता चलता जाता। तो यहाँ से गैलीलियो ने फ्रिक्शन का कंसेप्ट दिया। ठीक है, समझ में आया? मज़ा आया? ठीक है, मज़ा आना चाहिए क्योंकि ये साइंस है। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। और न्यूटन का सेकेंड लॉ से पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे संवेग के बारे में, मोमेंटम के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब देखिए, संवेग का अगर हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, अगर मैं आपको अगर आपको याद हो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपना मोमेंटम मेंटेन करके रखिए। जैसे कि कोई रनिंग में जाता है ना, ऐसे ट्रैक में, ठीक है, तो बोलता है कि 1600 मीटर आपको दौड़ना है। ठीक है, तो कम से कम 30 जो पहला दूसरा तीसरा होगा, ठीक है, उसमें आप क्या करो, अपना मोमेंटम मेंटेन करके रखो। मोमेंटम किससे बनता है? संवेग किससे बनता है? इसको हम लोग P से दिखाते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब होता है द्रव्यमान, वेलोसिटी मतलब होता है वेग। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी से बनता है। मतलब इसका यूनिट क्या होगा? मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको बोला कि आपको अपना मोमेंटम मेंटेन करके रखा है। मतलब जिस वेलोसिटी से, जिस वेग से आप उसको चक्कर मार रहे थे और जो बॉडी में आपका मास है, मास तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं। तो मैं बोल क्या रहा हूं कि जिस वेलोसिटी से, जिस वेग से आप चक्कर लगा रहे हो उसको चक्कर लगाते रहिएगा। तो मैं जैसे कि बोलता हूं कि अपना मोमेंटम लूज मत करना, आप पढ़ते रहना। तो जिस वेग से, जिस स्पीड से आप पढ़ रहे हो उसको बस पढ़ते रहिएगा। ठीक है, उसमें कोई ब्रेक नहीं लाइएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में मास तो कांस्टेंट है, अब जो डिपेंड करता है डायरेक्टली आपका वेग पे करता है। ठीक है, ये समझ रखना है इसको। अब देखो, रेखीय संवेग हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, मतलब सीधे रास्ता में अगर कोई जाता है तो उसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान m उसके वेग v की गुना उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें संवेग मिलता है। मतलब वही है कि मोमेंटम बेसिकली क्या है? मास और वेलोसिटी का क्या है? गुणनफल है। ठीक है, जब हम लोग वेग और हम लोग द्रव्यमान को जब हम लोग गुना करते हैं तो हमें मोमेंटम मिलता है। इसका यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? तो याद रखना, एक सदिश राशि है। सदिश क्या है और अदिश क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले वाले भी वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ आपने पढ़ा होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ जो होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बट ये आता कहाँ से? तो इसमें रोल प्ले करता है आपका संवेग, इसीलिए हमने संवेग पहले कह लिया। न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है, क्या बोलता है कि जो संवेग में जो परिवर्तन आएगा समय के साथ, फिर से संवेग में, संवेग मतलब आपका मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका फोर्स का। दैट मीन्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ हिंदी में अगर इसको मैं कहूँ कि किसी भी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन आता है समय के साथ, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, समानुपाती होता है आपका बल का, या मोर एक्यूरेट होगा आपका असंतुलित बल का। इसको सर आप मुझे लिख के बताइए। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है, आपको याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज मतलब संवेग में समय के साथ जो चेंज आता है, तो संवेग को लिखते हैं P और नीचे लिखते हैं D। इसी को आप लिखते हो डेल्टा P/T भी लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आगे मैं आपको दिखाऊंगा
कि इसीलिए जो लोग कैच करते हैं, जो क्रिकेटर बोलते हैं ना, क्रिकेटर जो कैच लेते हैं तो अपना हाथ पीछे खींचते हैं। क्यों पीछे खींचते हैं? जितना टाइम बढ़ाएंगे फोर्स कम लगेगा उस पर, जितना टाइम बढ़ाएंगे फोर्स कम लगेगा उस पर, जितना टाइम बढ़ाएंगे फोर्स कम लगेगा। क्योंकि फोर्स देख रहे हो टाइम का यहाँ क्या है, इन्वर्सली है। जितना टाइम ज़्यादा होगा फोर्स घटेगा, ठीक है। इसीलिए क्रिकेटर हाथ पीछे खींचते हैं, वो यहीं से समझ में आता है। और एक मैंने आपको समझाया था, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने एग्जाम्पल समझाया, देखिए ये देखिए फोर्स जो होता है, ये फोर्स है, ये आपका मोमेंटम, दैट मीन संवेग है। तो संवेग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, क्या है जो फोर्स जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका मोमेंटम होता है, ठीक है। संवेग में जो समय के साथ जो चेंज आता है उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, याद रखना। इसी से हम लोग आगे निकालेंगे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू होता है डेल्टा पी बाई टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एकदम याद रखना। इसी का एग्जाम्पल होता है, देखो ये कैच ले रहा है, तो इसको अगर इसमें अपने हाथ में चोट कम लगाना है तो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, फोर्स इक्वल टू होता है डेल्टा पी मोमेंटम बाय टाइम। तो टाइम अगर इंक्रीज करता है तो फोर्स उसको क्या लगेगा, उसमें हाथ में कम लगेगा। सिंपल, जैसे कि ये देखो, ये क्या करता है? गद्दा लगाता है। तो ये जब हाई जंप हम लोग करते हैं तो गद्दा क्या होता है, बहुत ही, इसलिए दरोगा में गद्दा देगा आप लोग को, तो घबराइए नहीं, ठीक है। तो जो गद्दा पे जब आप लोग जंप करते हो, हाई जंप करते हो, तो गद्दा क्या होता है, एकदम क्या होता है, आपका नीचे दब जाता है। तो आपका यहाँ जंप और इसमें अगर मान लीजिए आपने जंप किया और तुरंत आपने यहाँ पहुँच गए, मान लीजिए ये गद्दा नहीं था, ये क्या था, आपका प्लास्टर था, तो आपको चोट बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपने जंप किया और तुरंत आप पहुँच गए, तो टाइम आपको कम लगा। दैट मीन्स फोर्स जो लगेगा इधर से, फोर्स जो इधर से लगेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये भी ऊपर से आपको इसको फोर्स लगाएगा। जितना ऊपर से कूदोगे, जितना ज़्यादा आप इस पे फोर्स लगाओगे, ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा। तो मान लीजिए कि आप ऊपर से यहाँ कुछ फोर्स लगाए, अगर ये पत्थर का बना हुआ है तो ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा और आपका माथा फट जाएगा। बट जैसे ही आपने यहाँ से इसको फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाओ, बट आपने टाइम ही घटा दिया है। टाइम मतलब ये नीचे दबते जाएगा, आप इसको फोर्स आपने लगाया ही नहीं, क्योंकि दब रहा है नीचे, तो टाइम बढ़ जा रहा है, तो फोर्स आपका घट जाएगा। तो इसीलिए ये गद्दा लगाया जाता है, इसीलिए इस सब पे क्वेश्चंस आपका आ चुका है, ठीक है। समझ में आया? ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हो गया आपका कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, तो यही बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। यही चीज़ जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जो है फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये कैसे आया, देखिए, तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, कि प्रारंभिक संवेग किसी भी चीज़ का, प्रारंभिक संवेग मतलब जो इनिशियल आपका जो मोमेंटम था, देखो ये आपको पता होगा, u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है, मतलब प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है? प्रारंभिक वेग जो होता है ये u होता है। और v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग जो होगा, ठीक है, वो होगा आपका, ठीक है, v होगा। तो मान लीजिए प्रारंभिक संवेग जो था वो mu था, ठीक है, अंतिम संवेग जो है mv है। m तो कांस्टेंट रहेगा, बस उसका वेग जो है चेंज हो रहा है। पहला वेग u है, फाइनल वाला वेग v है। और संवेग के परिवर्तन में मैंने अभी बताया फोर्स इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी होता है। तो डेट मीन डेल्टा पी मतलब क्या है, आपका P2 माइनस P1, मतलब चेंज को बता रहा है। फाइनल क्या था और इनिशियल क्या था, ठीक है, अंतिम वाला क्या था और शुरू वाला क्या था, डिवाइडेड बाय आपका टी हो गया, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, इन दोनों को जब यहाँ पर ये करोगे तो एम वी माइनस यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये जो ये आपका ये P2 माइनस P1 मैंने कर दिया है, ठीक है, P2 माइनस P1। तो इसके जगह आप एम वी माइनस यू लिख सकते हो, क्योंकि एम तो क्या है, कॉमन है ना। और नीचे आप यहाँ क्या लिख सकते हो, आप यहाँ टी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आ गया, और ये जो है आपका एम आ गया। और ये देखो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, मैंने पिछला क्लास में बताया था क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो f इक्वल टू एम ए आ गया। समझ में आया कैसे आया? अरे हमने बताया था ना एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है पिछला क्लास में, त्वरण मतलब होता है जो आपका वेग में जो चेंज आता है समय के साथ। तो v माइनस यू क्या हो गया, v क्या है, वेलोसिटी, वेग। पहले v था, नहीं यहाँ मतलब बाद में भी हुआ, और इनिशियल क्या है, थोड़ा समझा करो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में अगर थोड़ा कहीं हो तो मैं अगर इंग्लिश बोलता हूँ हिंदी तो समझ लिया करो। बी मतलब होता है आपका फाइनल वेलोसिटी और यू मतलब होता है इनिशियल। तो ये वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेग में चेंज हो रहा है समय के साथ, तो इसको पूरा को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। और एम तो कांस्टेंट है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहीं से ये चीज़ आपका निकल के आता है, और ये आपका के आपका हट जाता है, तो क्योंकि हम लोग ऐसा ही सिस्टम लेते हैं। तो एफ इक्वल टू एम ए आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो फोर्स इक्वल टू
मास इनटू एक्सेलरेशन, या इसी को लिख सकते हो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये सब दोनों, तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और अगर मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन, या क्या आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि फोर्स जो होता है ये मास का यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाता है ये, और इसी सब को हम लोग लिखते हैं न्यूटन। तो न्यूटन बोलेगा कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी पूछा गया। और अगर आपको परिभाषित करनी आ गया कि 1 न्यूटन का मतलब क्या है, तो याद है कि अगर मैं 1 न्यूटन बोलता हूं तो 1 न्यूटन का मतलब है, ठीक है, 1 न्यूटन वो बल है जो 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण डेवलप कर सकती है। तो ये 1 न्यूटन फोर्स है। तो 1 न्यूटन एक ऐसा फोर्स है जो 1 केजी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन डेवलप कर सकती है, 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण डेवलप कर सकती है। देखो कितना, मतलब फिजिक्स कितना वेल प्रिपेयर्ड चीज़ों भगवान ने डिजाइन किया है। ठीक है, ये कैचिंग वाला बॉल वाला मैंने बता दिया, ये हाई जंप वाला मैंने आपको समझा दिया, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। अब न्यूटन का तीसरा गति पे आते हैं। देखो भगवान है तो शैतान भी। हम लोग जब थे क्लास में तो बोलते हैं अरे न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होगा कि नहीं होगा, कि भगवान है तो शैतान भी है। ठीक है, जो भगवान में विश्वास करते उसको शैतान में भी विश्वास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के पास अगर फोर्स है तो शैतान के पास भी। अरे हम लोग ऐसे क्लास में बताया जाता था, मतलब सीनियर लोग आके पूछते थे तुम भगवान में विश्वास रखते हो, तो अगर किसी ने बोल दिया हाँ, तब तो तुम शैतान में भी विश्वास रखते होगे, तो बोलेगा नहीं, तो कैसे, तब तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि न्यूटन बोलता है कि कोई भी फोर्स है वो तो पेयर में एग्जिस्ट करेगा। चलिए आप समझते हैं। देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। डेट मीन्स अगर आपने किसी भी चीज पे अगर आपने फोर्स लगाया F, तो वहां से भी उतना ही फोर्स लगेगा F, सेम वैल्यू का। अगर आपने 5 न्यूटन इधर से लगाया है तो इधर से भी 5 न्यूटन लगेगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां मैंने -5 रख दिया। तो मतलब क्रिया का हमेशा प्रतिक्रिया होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी, मतलब एक सिंगल कोई फोर्स एग्जिस्ट करेगा। फोर्स हमेशा पेयर में रहेगा। ठीक है, फोर्स हमेशा पेयर में रहेगा। अब कुछ भी बात करो, अब कुछ भी बता दो। मान लो कि आप 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हो। ठीक है, आपने धक्का दिया 5 न्यूटन का, मतलब एक दीवार है, आप उसको धक्का दे रहे हो, तो वो भी उधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। क्योंकि अगर वो 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन से तो खैर वो ज़्यादा ही लगा रहा होगा, क्योंकि अगर वो 5 न्यूटन, अगर आपका फोर्स उसका फोर्स से ज़्यादा है तो दीवार तो गिर जाएगा फिर। ठीक है, तो उधर से तो खैर फोर्स बहुत हैवी रहेगा। ठीक है, आपका फोर्स उस पर इफेक्ट भी नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ से बस इतना समझना है कि फोर्स में क्या होता है, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होता है। क्या होता है? पेयर में एग्जिस्ट होता है। और हमेशा याद रखना, अगर पेयर में एग्जिस्ट होता है तो देखो यहाँ हमने क्या लिखा, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और ये 2 विभिन्न वस्तुओं पे कार्य करती है। मैंने अभी बताया कि हमेशा जो फोर्स है वो पेयर में एग्जिस्ट होगा, और हर एक फोर्स जो पेयर वाला है, जैसे पहला वाला 5 न्यूटन इस पे लग रहा है तो दूसरा वाला 5 न्यूटन आप पे लगेगा। तो वही लिखा हुआ है, फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स, बल सदैव युग्म में कार्य करता है। अगर आप किसी फोर्स लगाते हो तो आप पे भी वो फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, पहला पॉइंट। बल सदैव युग्म में कार्य करता है। दूसरा, एक फोर्स का आपका उसका मतलब क्रिया का आपका प्रतिक्रिया भी होता है, जो न्यूटन से हमें पता चलता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दे एक्ट ऑन डिफरेंट 2 बॉडीज। ये जरूर ध्यान रखना, हमेशा जब पेयर में लगता है, दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लगता है। जैसे कि ये ए है, ये बी है। मान लो ए ने फोर्स लगाया बी पे, तो इसको फोर्स हम लोग क्या देंगे? FAB, मतलब ए लगा रहा है बी पे, और इधर से एक फोर्स लगेगा जो कि बी लगा रहा है किस पे? ए पे। तो फोर्स पेयर में एग्जिस्ट होता है, और हर एक फोर्स, वो जो 2 फोर्स है, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगता है, एक बॉडी पे नहीं लगता है। देखो, तो FAB इक्वल टू माइनस क्यों? क्योंकि ऑपोजिट में है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ, मतलब एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है, फोर्स इक्वल होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, जैसे कि देखो
पैर से आप चलते हो, पैर से आप चलते हो तो क्या है, जमीन को आप धक्का देते हो, तो जितना धक्का आप देते हो वो भी आपको उतना धक्का देता है, तभी आप आगे की ओर चलते हो। जितना जोर से आप धक्का देते हो उतना जोर से वो धक्का देता है। जैसे रनिंग करते हो तो जल्दी जल्दी धक्का देते हो। तो पैर से जो चलना, जब पैर से जमीन को पीछे धक्का देते हैं तो क्रिया है, और जमीन हमें धक्का देती है तो वो प्रतिक्रिया है। ठीक है, बंदूक का देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बंदूक की प्रतिक्षेपण, रिकॉइल ऑफ गन। जैसे कि हम लोग बंदूक आपने नहीं मारा होगा, पुलिस में जाओगे तो मारोगे, जैसे ही बंदूक आप चलाओगे तो गोली आगे की तरफ जाती है, तो आगे की तरफ एक जो फोर्स लगा तो उतना ही फोर्स क्या होता है, एक फोर्स वो पीछे की तरफ भी लगाती है, जिससे हमें झटका महसूस होता है। तो रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, बंदूक का प्रतिक्षेप, ये किसके लॉ पे काम करता है, तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे। पैर से चलने से हम आगे बढ़ते हैं, किस लॉ पे काम करता है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ पे। जो रॉकेट होता है उसमें भी कौन सा, तो न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि नीचे फोर्स लगाता है तो ऊपर की तरफ वो उठता है। ठीक है, और ये वाला आपका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपका, देखिएगा बुक में। ठीक है, कि देखिए ये एक बैलून है। ठीक है, बैलून को आपने क्या कर दिया, ये एक क्या है आपका, एक तो पहले ये धागा है लंबा, और धागा में आपने क्या घुसा दिया, एक पाइप घुसा दिया। ठीक है, जिसपे धागा पे वो आराम से चल सकता है, और बैलून को उस आपका पाइप में आपने बांध दिया, और बैलून को फुला के फिर आपने यहाँ से हवा उसका छोड़ दिया, तो बैलून आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, बैलून आगे की तरफ जाएगा, यही आपका रॉकेट में भी इसी तरीके से होता है, तो बैलून आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, और आपका जो हवा जो है पीछे की तरफ आएगा। तो ये एक्शन है, हवा जो उसने छोड़ा उसका एक्शन है, इसके अपोजिट में एक्शन के कारण क्या हो रहा है, आपका रिएक्शन, मतलब ये क्रिया है और ये उसका प्रतिक्रिया है। तो ये वाला आपका दिया हुआ है, और इसी के बेसिस पे आगे चल के लोग रॉकेट का भी इंजन को डिजाइन किए। ठीक है, तो देखो गुब्बारे रॉकेट प्रयोग, ये वाला मैंने समझा दिया, यही लिखा हुआ है। देखिए एस्केपिंग एयर एग्जर्ट ए बैकवर्ड फोर्स, पीछे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और सेम फोर्स इसके एक आगे लगा रहे थे, एक फोर्स इधर जा रहा है, हवा लग रहा है, तो हवा इधर फोर्स लगा रहा है तो बैलून आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये गन वाला मैंने बता दिया कि रिकॉइल फोर्स ऑन गन जो होता है, गन में आप गोली मारते हो। ठीक है, तो आप पीछे की तरफ ये करते हो, तो ये कौन सा है, न्यूटन का थर्ड लॉ से। जैसे ही आप, जैसे कि नाव है, नाव से जब उतरते हो तो नाव का पीछे हल्का पैर ऐसे करते हो ताकि आप आगे जाओ, तब ना इस पर जंप कर लेते हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, तो ये भी आपका न्यूटन का थर्ड लॉ पे है। मान लो एक स्प्रिंग को आप खींच रहे हो और दूसरा स्प्रिंग आपका यहाँ बंधा हुआ है, तो जितना आप यहाँ से खींचोगे ये भी इधर आपका ये जो बंधा हुआ है उतना फोर्स ये इधर भी लगाएगा, जो कि आपका यहाँ मेजरमेंट में दिखेगा। ये बहुत एक अच्छा ये दिया हुआ था, इसमें आपको इस तरीके से समझाया था कि मान लो ये कोई ट्रॉली पे है। ठीक है, चक्का लगा हुआ है। ठीक है, चक्का लगा हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ कुछ मान लीजिए कि कुछ आपने इसमें कुछ भी भरा हुआ है, मान लीजिए 5 न्यूटन का आपने कुछ वेट लिया हुआ है। ठीक है, वेट लिया हुआ है आपने, 5 न्यूटन का भार लिया हुआ है, जो आप इसको फेंकते हो। तो जैसे ही आपने फेंका तो आपने फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो आप जितना फोर्स आगे की तरफ लगा के, इस ध्यान से, बहुत अच्छा वाला कंसेप्ट, फोर्स लगा के जितना ये जो पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो मान लो कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन, 2 न्यूटन का ये क्या है, एक बोरा है। ठीक है, वेट है इसका, तो इसको आपने 30 न्यूटन का जो ये बोरा है, ठीक है, इसको इसने फेंका, तो जितना फोर्स लगाने के लिए आप जितना फोर्स से, ठीक है, ये कितने का भी केजी का हो, छोड़ो, चाहे द्रव्यमान का हो, कुछ भी हो। ठीक है, जितना फोर्स से आपने इसको फेंका आगे, उतना ही फोर्स आपका ये पीछे जाएगा, क्योंकि आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया तो आप पीछे की तरफ जाओगे। फिर ये लड़की जितना फोर्स इसको फेंकेगी वो उतना ही पीछे जाएगी। तो ये भी आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जिससे समझ में आता है, क्या समझ में आता है, कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, सदाबहार विपरीत दिशा अलग वस्तु पर लगता है। ठीक है, समझ में आया। अब एक लास्ट कंसेप्ट जो इसमें समझाया गया है, वो समझाया गया है आपका संवेग के संरक्षण का। संवेग मैंने अभी बताया, संवेग क्या होता है मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो उसका संरक्षण का मतलब है, संरक्षण मतलब आप क्या समझते हो, कि कोई चीज कभी खत्म नहीं होता है, जो पहले था वो अभी भी उसको संरक्षित किया जा रहा है। जैसे आप पढ़ते हो ना, जो ऊर्जा जो है हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, तो संवेग का भी क्या है, वो संरक्षण का नियम क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मैं समझाता हूँ, आप क्या लिखा हुआ है उस पर आप अभी मत जाइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग का संरक्षण का नियम ये कहता है
कि कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम मतलब होता है कोई भी बाहर से असंतुलित बल नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर दो बॉडी है, बॉडी ये M1 में मान लेता हूँ, ये M2 में मान लेता हूँ, ठीक है, तो दोनों का जितना, ठीक है, ये बॉडी कुछ मान लो कि ये बॉडी कुछ वेलोसिटी से जा रहा था, कुछ वेग से जा रहा था जो u है इनिशियल, ये भी कुछ से जा रहा था, ये u2 है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये बोलता है कि दोनों का जितना मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, सम कर देते हैं अभी, ठीक है, अभी, और अभी जितना है, ठीक है, उतना ही क्या होगा, इसके आपका कोलिजन के बाद भी रहेगा। कोलिजन मतलब क्या हो गया, टकराव के बाद भी। तो मान लो जो ये दोनों टकरा गया, ठीक है, तो पहले तो u1 था, u2 था, अभी क्या आ गया v1 v2, मतलब वेलोसिटी जो हो गया इसका v1 हो गया और इसका वेलोसिटी v2 हो गया। वेलोसिटी मतलब आपका क्या, वेग। पहले आपका वेग इसका u1 था, पहले इसका वेग u2 था, तो अगर इसका और दोनों टकराने के बाद क्या हुआ, इसका वेग v1 हो गया और इसका वेग v2 हो गया। बट जितना मोमेंटम दोनों का यहाँ था उतना ही मोमेंटम यहाँ भी रहेगा। मतलब बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, टकराव से पहले और टकराव के बाद दोनों का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। और इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं जो हम आपको आगे एक करवाने वाले भी हैं। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है और यही चीज़ का अभी यहाँ पूरा का पूरा डेफिनेशन हमने यहाँ डिराइव किया। आपको याद बस ये रखना है, ये वाला फाइनल वाला देखिए, MAUA MBUB इक्वल टू होगा MAVA। मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, ठीक है, बस चेंज क्या हो रहा है, पहले UA था, UV था, U इसमें क्या हो गया, VA हो गया और VB हो गया कोलिजन के बाद, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, बाहरी असंतुलित बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय सिस्टम का कुल संवेग संरक्षित रहता है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे कि देखो ये u1 ले लिया है, ये दो बॉडी m2 ले लिया है, पहले इसका वेलोसिटी u1 है और इसका वेलोसिटी u2 है। कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, इसका v1 हो जाएगा, इसका v2 हो जाएगा। देखिए, तो जैसे ही आपका क्या होगा, मान लो ये वाला पहला वाला बॉडी जो है इस पे जाके आपका क्या लगाया, धक्का लगाया, मतलब फोर्स लगाया, तो क्या हो जाएगा, FAB, मतलब पहला वाला जो है दूसरे वाले पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो FAB फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, मैंने अभी बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे। तो FMB हो जाएगा, क्योंकि फोर्स लगा रहा है A किसका, B पे, तो B पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, आपका फोर्स निकाल लें कि A के द्वारा B पे कितना लगाया गया, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो वेलोसिटी जो चेंज आया होगा, A ने लगाया है B पे लगाया है, तो B का वेलोसिटी चेंज हो गया होगा। तो MB हमने लिखा क्योंकि मास तो वही रहेगा, पहले आपका उसका वेलोसिटी UB था और अभी वाला क्या है, टक्कर लगने के बाद VB है। तो ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल, मतलब अरे प्रारंभिक वेग ये है और ये अंतिम वेग है, थोड़ा समझ लिया करना, ठीक है। 6 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आएंगे, ठीक है, और हिंदी के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो थोड़ा समझो। दूसरा देखो, फिर से मान लो अगर ये इस पे फोर्स लगाया है तो सिंपल सी बात है ये भी इस पे लगाया होगा। न्यूटन थर्ड लॉ तो यही कहता है कि फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। तो अगर ए ने बी पे लगाया तो बी भी ए पे लगाया होगा, तो इसका भी, इसमें भी कुछ मोमेंटम डेवलप हुआ होगा। तो फोर्स को मोमेंटम के फॉर्म में फिर से हम लोग यहाँ भी लिखेंगे MAVA, जो आपका वेलोसिटी किस पे, पहला वाला में चेंज आया होगा दूसरे वजह की वजह से, क्योंकि सेकेंड वाला जो फोर्स लगा रहा है ए पे। अब ये दोनों निकल गया, आपका फोर्स ए बी पे क्या लगा रहा है और बी ए पे क्या लगा रहा है, मोमेंटम के फोर्स। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है, दोनों जो फोर्स लगाएगा वो इक्वल फोर्स लगाएगा, सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन अलग होगा। तो FAB इक्वल टू हमने लिख दिया -FBA, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट करोगे, टी यहाँ कट जाएगा नीचे का, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, फाइनल जो आपका इक्वेशन आएगा आपका ये रहेगा। मतलब इनिशियल में इसका पहला का, इनिशियल में दूसरा का, दोनों को अगर ऐड करते हो आपका मोमेंटम तो कितना होगा, कोलिजन के बाद जितना पहले का था और दूसरा का था टकराव के बाद, दोनों का ऐड करके तो
वो दोनों इसके ही इक्वल आएगा। तो बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग हमेशा इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट। अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत मेहनत किया गया है, आप लोग एक बार जल्दी से सब्सक्राइब करोगे जितने लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट करो। अब देखो, जब भी आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए आएगा, सबसे दिमाग में आपको पहला बात याद रखना है कि क्या मुझे दिया हुआ है, ठीक है, वो सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कि देखो 2 kg द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब होता है मास, 2 kg द्रव्यमान की एक स्थिर वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 3 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स मुझे कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक है, मैंने 10 न्यूटन लिख दिया। बॉडी मास कितना है, द्रव्यमान कितना है आपका वस्तु का, तो 2 kg, तो 2 kg मैंने लिख दिया। टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, तो बोला है फाइनल वेलोसिटी। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए मास ऑफ 2 kg ने इनिशियली रेस्ट, शुरुआत में वो क्या था, वो विराम में था, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि शुरुआत में विराम में था, तो u कितना हो जाएगा 0। अगर आपको पता है, मैंने बताया था 3 आपका नियम बताया था पिछला में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लीज़ पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। और एक बताया था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, मैं सॉरी ये फाइनल वेलोसिटी है, मतलब अंतिम वेग है। फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, ये एक्सेलरेशन त्वरण है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, कितना दूर वो गया, ठीक है। बाकी सब चीज़ आप समझ गए होंगे, वही चीज़ है, यहाँ डिस्टेंस है। तो यहाँ मुझे निकालना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मुझे क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। u तो 0 होगा, क्यों u 0 होगा, क्योंकि इनिशियल मेरा 0 में है। 2 kg का जो बॉडी था, 2 kg वाला, वो रेस्ट में है, देखो यहाँ लिखा होगा 2 kg द्रव्यमान की एक स्थिर वस्तु है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो u इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, फाइनल वाला v निकालना है, तो ये तो 0 हो गया। a और t मुझे दिया हुआ है कितना, 3 सेकेंड मुझे दिया हुआ है, ठीक है। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो सकता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मुझे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हो, नहीं मास कितना मुझे दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, फोर्स मुझे कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन मेरा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। देखो ना, अरे 10 न्यूटन दिया होता है, 10 न्यूटन मैंने रख दिया, ठीक है। मास मुझे 2 kg दिया है, तो एक्सेलरेशन आपका 5 आ गया, तो 5 यहाँ एक्सेलरेशन आ गया, तो 5, और टाइम मेरा कितना दिया है 3 सेकेंड, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका भी आ गया। समझ में आया, बहुत ईजी है ये वाला, बस मैंने ये वाला इक्वेशन यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपका संवेग के संरक्षण का कंसेप्ट मैंने अभी समझाया, तो उसी पे ये क्वेश्चन है। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन इसने बनाया है, ठीक है, मतलब बुक में है। 20 ग्राम की एक गोली, गोली कितने का है 20 ग्राम का की एक गोली 2 kg की पिस्टल से 150 मीटर पर सेकेंड की वेग से निकलती है या दागी जाती है। 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से दागी जाती है। पिस्टल का पीछे हटने का वेग क्या होगा, तो रिकॉइल ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। आगे कोई फोर्स से निकला होगा, कितना फोर्स से निकला होगा वो हमें यहाँ नहीं, हमें यहाँ दिया हुआ है कि 150 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से निकला है, चाल से निकला है। तो पीछे जो बंदूक पीछे जो धक्का खाएगा उसका आपको पूछा है कि उसका वेग क्या होगा, उसका आपका वेलोसिटी क्या होगा, आपको ये पूछा है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है मुझे वो समझ। गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम, केजी में चेंज कर लेंगे क्योंकि एसआई का हम लोग बात करें, एसआई यूनिट का, तो 0.02। पिस्तौल का द्रव्यमान 20 केजी। गोली का अंतिम वेग कितना है, इतना, ठीक है। पिस्तौल का मुझे पूछा है कि अंतिम वेग कितना होगा, मुझे ये पूछा है। प्रारंभ में दोनों का कितना होगा, अरे दोनों तो रुका हुआ था, जैसे हमने गोली घुसा के रखा है बंदूक में, तो गोली और बंदूक दोनों तो शांत है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और v जो दिया हुआ है गोली का मुझे दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड, मुझे v निकालना है पिस्टल का, ठीक है, पिस्टल का। अब ये मैं कैसे निकालूंगा, तो इसको मैं संवेग के जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको समझाया था उस पर मैं बता रहा हूँ। देखो हमने आपको बताया था 2 बॉडी का यहाँ बात कर रहा है, तो जैसे ही 2 बॉडी का हमने बात किया, दोनों टकराया, ठीक है, कि बंदूक से वो निकला होगा तो उससे तो घर्षण तो हुआ होगा ना दोनों के बीच में। तो देखो हमने आपको बताया था M1 U1 M2 U2, ठीक है, फिर से M1 V1 M2 V2। ये M1 जो मैं ले रहा हूँ ये है आपका मान लो गोली है,
गोली मतलब आपका बुलेट है। और M2 जो मैं ले रहा हूँ ये क्या है, तो ये आपका क्या है, तो ये जो है आपका क्या है, जल्दी से बताओ। तो ये पिस्टल है, ठीक है, पिस्टल है। अब U1 बुलेट के लिए भी 0 होगा, क्योंकि शुरुआत में तो वो भी रुका हुआ था ना विराम अवस्था में। ऐसा थोड़ी है कि वो पिस्तौल में भी चल रहा है, नहीं, रुका हुआ था। और पिस्तौल भी क्या है, प्रारंभिक में U उसका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे उसका द्रव्यमान 0 होगा। तो ये यहाँ 0 हो गया। यहाँ है M1 V1 M2 V2। अब देखो, अगर मैं गोली का बात करता हूँ तो गोली का मुझे कितना दिया हुआ है, तो मुझे दिया हुआ है 0.02 kg। स्पीड मेरा कितना दिया है 150, ठीक है, प्लस दूसरा का कितना दिया है मुझे, वेट कितना दिया हुआ है ये, तो ये मुझे दिया हुआ है आपका वेट कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 दिया हुआ है, प्लस मुझे कितना हो जाएगा यहाँ आपका क्या है V2 मुझे निकालना है, V2 मुझे निकालना है, ठीक है। अब देखो ये है 150, ठीक है, और ये है आपका, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सिंपल से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, देखो ये 2 बाई नीचे आपका 100 आ जाएगा, यहाँ 150 आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल है, 2 से काटोगे तो 50 जाएगा, 50 से काटोगे तो 3 आएगा, 3 यहाँ आ गया, और ये टोटल 3 आ गया। कितना आ गया टोटल आपका 3 आ गया। और इसमें कितना, इसका मास कितना दिया हुआ है, 1 मिनट रुक जाना, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ, 2V2 होगा ना, क्योंकि देखो ये मास कितना है, दूसरे का मास कितना है, अरे उसका 2 kg दिया हुआ है ना, तो यहाँ मैंने लिखा 2 और V2 मुझे निकालना है, तो 2V2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2V2, ठीक है, तो 3 + 2V2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप इधर तो 0 है, ठीक है, तो V2 जो आ जाएगा -3/2 आ जाएगा, डेट मीन्स -1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि गोली अगर आगे निकल रहा है तो आपका पिस्तौल पीछे जा रहा होगा, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया, मैथ्स का कैलकुलेशन हो गया, बेसिक है जो मैंने आपको समझाया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम संवेग के संरक्षण पे डिपेंड करता है। 1 घंटे में मुझे ये क्लास खत्म करना था, 1 घंटा 1 मिनट हुआ है। यही चीज़ अगर मैं आपको बोर्ड पे करवाता तो शायद इसमें मेरे कम से कम 2.5 घंटा मेरा इसमें जाता, और मैं हर एक चीज़ शायद ख़त्म भी नहीं कर पाता। फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ, नीचे लिंक है, श्योर सिलेक्शन ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि हर चीज़ का आप कंसेप्ट के साथ आप रूटीन वाइज आप FRO में सिलेक्शन ले पाओ, दरोगा में सिलेक्शन ले पाओ, बिहार पुलिस में आप सिलेक्शन ले पाओ। बाकी आपका जो भी है BSS सब चीज़ हम लोग कवर करने वाले। कैसा लगा क्लास आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसे बहुत मेहनत किया गया था, थोड़ा और कोशिश करेंगे कि 50 मिनट में, लेकिन न्यूमेरिकल अगर कराएंगे तो 50 मिनट में नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करवा दिया, और इसके न्यूमेरिकल्स और करेंगे, ठीक है। जो इसके जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल वाले वो हम लोग और करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।